तो सी इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। ओके, तो हम एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो जनरल पर्पस का क्या मतलब हुआ? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि ऐप डेवलपमेंट सुना होगा आपने, डेटाबेस कनेक्शन सुना होगा, डेटाबेस से डेटा को फेच करना, वेब डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में सी लैंग्वेज का यूज होता है। अब आप कहेंगे कि हमने तो सुना था एच टी एम एल सी एस एस वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ आप जनरली सुनते हैं, जो जो लैंग्वेजेस की इसके लिए ये यूज होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कंपनी में कभी कभी कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जो कि सी पे काम करती है। इट्स ऑल अपॉन रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जनरल पर्पस प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर का मतलब हुआ, आप इसके वर्ड से समझिए, हर चीज़ आपको इसके वर्ड से समझना है, ठीक है। तो प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर मतलब कोई चीज़ प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस उसका स्टेप बाय स्टेप, तो इसीलिए इसको कहते हैं सी इज ए स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज, मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। डेवलप बाय डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची ये रहा है हमारे, ठीक है, ये रहे हमारे डेनिस रिची, ठीक है। चलिए, डेनिस रिची इन 1972, ठीक है। चलिए, इट इज यूज फॉर बिल्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ओएस कंपाइलर एटसेट्रा, ठीक है। बिल्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ओएस का मतलब हुआ कि जैसे कि जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर लैपटॉप है, मोबाइल है, जैसे बहुत सारे हमारे सिस्टम है, ठीक है। इन सिस्टम में हम बहुत सारे जैसे मेमोरी से कनेक्शन है, डेटाबेस से कनेक्शन है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ओएस हो गया, मैक हो गया, इन सब में जो सिस्टम से कम्युनिकेशन अच्छे से उसका काम करने के लिए सिस्टम हमारा सही से काम कर रहा है, इन सब में भी हम अपना सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कंपाइलर में भी, ठीक। चलिए, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू का है, आप कुछ फीचर्स बताइए, क्या होते हैं फीचर्स सी लैंग्वेज के, ठीक है। तो पहला फीचर है सिंपल एंड फास्ट। सिंपल और फास्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपल का मतलब हुआ कि ये मतलब एक सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। जनरली लोग जब लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं, जनरली वो सी से ही करते हैं, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है वो थोड़ा आसान होता है, ठीक है। और फास्ट, फास्ट कैसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलिंग बेस है, ठीक है, ये कंपाइलर पे काम करता है। क्योंकि अब आप इंटरव्यू क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है जैसे कि ये कंपाइल लैंग्वेज है, ठीक है, और ये फास्ट होता है, ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होता है, ठीक। हम देखते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? रन एनीवेयर, मैंने ब्रेकर में लिख दिया है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि ये जो इसके जो कोड होते हैं, इसके जो टास्क होते हैं, किसी भी टास्क एग्जीक्यूशन के लिए कोड लिखते हैं, ये जो कोड होता है वो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस पे भी आसानी से रन कर जाता है, ठीक है। लो लेवल मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको देखिए। लो लेवल, पहले इसमें हम लो लेवल का मतलब समझेंगे। लो लेवल का मतलब होता है कि ये क्लोज होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी से, ठीक है। अब जब ये क्लोज होगा तो हम आसानी से इसमें जो मेमोरी से जब क्लोज रहेगा तो आसानी से मेमोरी में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब मेमोरी में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चौथा क्या है? रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट का क्या मतलब होता है? रिच का मतलब होता है बहुत सारे, कहते हैं ना रिच है मतलब बहुत सारे पैसे है, ठीक है। तो रिच लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि ये हम जो सी लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज हमें बहुत सारे लाइब्रेरीज देता है। लाइब्रेरीज मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरीज, ठीक है। और लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब होता है कि लाइब्रेरी इज द सेट ऑफ द function, set of the predefined एग्जीक्यूशन टास्क, मीन्स जैसे कि हम किसी टास्क हमको बहुत आसानी से, मतलब कोई जनरल टास्क होते हैं हमें उसे आसानी से एग्जीक्यूट कराना है, तो इसके लिए पर्टिकुलर लाइब्रेरी होती हैं, लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स, यही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मुझसे भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन आई प्लस 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 आई एंड आई प्लस प्लस। ये जो आपने प्लस प्लस देख रहे हैं ना, ये प्लस प्लस आगे लगा भी है और एक बार पीछे लगा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। पहले हम थ्योरी समझा देता हूँ। देखिए, प्लस प्लस आई मतलब प्लस का जो सिंबल है वो आगे लगा हुआ है, ठीक है। जब भी कहीं किसी भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस का सिंबल लगा होता है, तो मतलब सिंबल कैसे कहें, आप हम कह सकते हैं ऑपरेटर कहें, ऑपरेटर ज़्यादा सही होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है ये पहले लगा, इसलिए क्या करेंगे इसे हम प्री, और क्या है इंक्रीमेंट में प्लस प्लस, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ रहा है वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्री इंक्रीमेंट, तो ये क्या है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या रहता है, ये कैसे काम करता है, फर्स्ट इंक्रीज देन यूज वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज देन यूज वैल्यू मतलब पहले जब भी हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये पहले ये इंक्रीज होगा तब यूज होगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो पीछे लगा पोस्ट कहेंगे, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। चलो हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शन के थ्रू है, क्वेश्चन नंबर मैंने डाल दिया कमेंट में, तो आसानी होगा आपको चीज़ों को समझने में, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट एग्जाम्पल नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लोर कर दिया है। ये देखिए वॉइड इंक्रीमेंट एग्जाम्पल, ये रहा हमारा, ठीक है। चलिए इंट आई इक्वल टू हमने 5 कर दिया है, इंटीजर वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप का यूज करके, फिर यहाँ पे इसको मैं फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन की तरफ प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है, ये रहा हमारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। चलिए प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस आई। अब प्लस प्लस आई का मतलब क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, फिर यूज कर दो, ठीक है। तो प्लस प्लस आई क्या है, अभी आई की वैल्यू है 5, अब प्लस प्लस आई का मतलब क्या हुआ कि आई में आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू में अगर हम 1 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। ये प्री है, प्री का मतलब होता है इंक्रीमेंट कर दो पर फिर यूज कर दो, हमने इंक्रीमेंट कर दिया 5 से 6 हो गया, अब हमें इसे यूज करना है, तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट हो गया आपका 6, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू हम फिर से 5 कर दे रहे हैं, ठीक है, पहले 6 था अब 5 हो गया। फिर हम प्रिंट या फंक्शन का यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट, अब फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे यूज होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है यूज इट देन इंक्रीज इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देखिए 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर हम अगर हम आगे हम फिर हम इसको यूज करते हैं, जैसा कि इसका रूल है इंक्रीमेंट देन यूज, इंक्रीमेंट तो हो गया है 6 हो गया और यहाँ पे यूज भी हो गया, ठीक है। अब हम फिर इसका क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बाद में लिखेंगे ना, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। तो यही होता है आपका इंक्रीमेंट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज पॉइंटर इन सी, आखिर सी में पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले हम थ्योरी समझेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ये क्या होता है, पॉइंटर होता है, ये वेरिएबल होता है दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, मतलब जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे मेमोरी में एलोकेट होती है, ठीक है। चलिए और उसका मेमोरी में एक एड्रेस होता है, ठीक है, अगर हमको वो एड्रेस चाहिए तब हम पॉइंटर का यूज करते हैं, पॉइंटर इज ऑल अबाउट एड्रेस, ठीक है। यूज इट फॉर डायनेमिक मेमोरी एरेज एंड फंक्शन, इसका यूज कब होता है, इसका यूज होता है डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी का मतलब होता है जहाँ पर जो हमारा जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो मेमोरी स्टोर होगी, उसका मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि इतना ही बाइट लेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में इसको कहते हैं हम डायनेमिक मेमोरी, ठीक है। ये जनरली यूज होता है एरे, फंक्शन, ठीक है, जैसे जैसे आप मतलब कैसे आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। चलिए जैसे रिक्वायरमेंट है, चलिए हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले फंक्शन का नाम, ये रहा मेमोरी एलोकेट, सॉरी पॉइंटर एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए हम इस फंक्शन को देखते हैं, ये रहा हमारा पॉइंटर एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब इसको हम ध्यान से देखेंगे,
एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने डाल दिया 10। फिर देखिए पॉइंटर में कैसे करते हैं, इन टाइप का हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या क्या दिया, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक सिंबल का यूज कर दिया। अब फिर हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब फिर इसमें हमने एड्रेस स्टोर करना है यक्स का, स्टोर इसका भी करना है। हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अपोस्ट्रोफी एक्स, ओके, इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी एक्स, ठीक है। सॉरी। अब हम देखिए printf के थ्रू हम यहाँ पे हम लिख दिया 4 का आउटपुट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। आप कनेक्ट करते रहिएगा। फिर printf फंक्शन के थ्रू वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी, यक्स की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। printf के थ्रू एड्रेस ऑफ यक्स ptr, ठीक है। अब ये देखो कहते हैं ना, जो एड्रेस होता है जरूरी नहीं कि जैसे मेरे सिस्टम पे जो एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे आई है वो ये है तो आपके पीपी यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंट होता है, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, ठीक है। चलिए, एड्रेस ऑफ कर दिया हमने यहाँ पे ऐसे, ठीक। अगर हमको वैल्यू प्रिंट कराना तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक पीटीआर करके हम यहाँ पे वैल्यू का प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉपीज एक्चुअल वैल्यू, जो हमारा वेरिएबल का जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल अनचेंज, मतलब जब भी हम कॉल बाय वैल्यू की तरह जब वैल्यू लेते हैं ना, तो अगर हम जो वैल्यू लिया अगर उसमें हम चेंजेस कर देंगे तो एक्चुअल जो ओरिजिनल जिससे हमने लिया था उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि चलो देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिख दिया हमने 5 आउटपुट, इंट वैल्यू के थ्रू हमने 10 लिख दिया, यहाँ देखिए, ठीक। यहाँ रिलेट करिएगा, इंट वैल्यू को 10 लिख दिया, कॉल बाय वैल्यू फंक्शन का नाम लिखा और इसमें हमने वैल्यू को पास कर दिया, ठीक है। चलिए कॉल बाय वैल्यू पे आ जाइए, ये रहा हमारा कॉल बाय वैल्यू वाला फंक्शन। इंट, इंट टाइप से हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को यहाँ पे कर दिया a, ठीक है। a में हमने डाल दिया 20, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ देखिए इंट वैल्यू क्वेश्चन में लिख दिया, सॉरी यहाँ पे प्रिंटफ में हमने क्या लिख दिया, आफ्टर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू के तरीके क्या करेंगे, यहाँ पे वैल की वैल्यू को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। वैल की वैल्यू को जब हम प्रिंट कराएंगे, वैल की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे 10 है, फिर यही 10 यहाँ पर गया, कॉल बाय ये आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, फिर हमने ए में हमने लिख दिया 20, ठीक है। मतलब हम तरह से ए में हमने वैल की वैल्यू को आगे अपने मतलब डाल दिया, यहाँ पे 20 आ गया है, फिर हमने 10 आया, ठीक है, सॉरी 10 आया था, फिर हमने इसी में हमने थोड़ा चेंज करके 10 से 20 कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज किया, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चेंज किया है, वहां पर ए पे चेंज किया, तो यहाँ पे वैल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आप आफ्टर कॉल बाय वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम उल्टा देखते हैं, ये होता है उल्टा इसी का, कॉल बाय रेफरेंस पासेस द एड्रेस, इसमें हम एड्रेस को पास करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या रहता है, चेंजेस अफेक्ट ओरिजिनल, मतलब इसमें चेंजेस करते हैं तो वो अफेक्ट होता है। चलिए देखते हैं, अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस हो गया। अब इसमें क्या करें, वैल की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, 10 आ गया था, बताया था। अब इसमें हम एड्रेस को पास करेंगे इस वाले में, ठीक है। एड्रेस पास कर दिया, देखिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या आ गया, ये है हमारा फंक्शन, इसमें आ गया हमारा एड्रेस। एड्रेस को लेने के लिए हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक ए का यूज करेंगे, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है 20, ठीक है। तो जब 20 कर देंगे तो क्या होगा, 20 करने के बाद आफ्टर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, आपका आ जाएगा, यहाँ पे 20 लिखेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि पहले तो 10 आ रहा था लेकिन अब 20, क्योंकि हमने वहाँ पे एड्रेस पास किया है। एड्रेस में क्या होता है, मेमोरी का जो एड्रेस हम इसको ही मतलब एक्सेस कर रहे हैं। जब उसमें चेंजेस करेंगे तो जहाँ से हमने कॉपी किया था यहाँ से 10 से, तो उसमें तो एक्चुअल चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए
अब हम देखते हैं मैलोक वर्सेस कैलोक, ठीक है। तो मैलोक कैलोक आप ऐसे समझिए कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है कि मतलब कि जब हम अपना प्रोग्राम जब रन करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के डेटा को लेने के लिए हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट, हमारा जो टास्क है, प्रोजेक्ट या टास्क कह लें, उसके एग्जीक्यूशन में कितने मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी वो श्योर नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि वेरी करती है अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए उसका एक दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि हैं दो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, मैलोक वर्सेस कैलोक, ठीक है। मैलोक का क्या मतलब होता है? मैलोक का मतलब होता है, दो ही फंक्शन नहीं होते, और भी होते हैं वैसे। एलोकेट्स मेमोरी कंटेन्स गार्बेज वैल्यू, ठीक है। और यहाँ कैलोक का मतलब क्या होता है? एलोकेट्स एंड इनिशियलाइज मेमोरी टू जीरो, ठीक है। इसमें मैलोक में कहते हैं एलोकेट मेमोरी हो जाती है और गार्बेज वैल्यू वहाँ पे आती है, ठीक है। एलोकेट एंड इनिशियलाइज मेमोरी टू जीरो। चलिए इसको कोड के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन एग्जांपल। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे कमेंट में लिख दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रिंटफ क्वेश्चन नंबर 6 आउटपुट, ठीक है। अब मैलोक को कैसे करते हैं हम, कैसे हम लिखते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, कैलोक का क्या होता है, आप इसको देखिए, ठीक है। पहले ही मैंने आपको, अब जैसे कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो मैंने ये सब चीज़ें तो मतलब आपको पढ़ाई दी, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इंट, ठीक है, एस्ट्रिक AR1 लिख दिया, इस तरह से पैरेंथेसिस में लिख दिया इंट, फिर एस्ट्रिक कर दिया, ठीक है। मैलोक को कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, इंट टाइप का साइज ऑफ के थ्रू क्या होता है, साइज ऑफ के थ्रू उसके कितना साइज ले रहा है, कोई डेटा कितना साइज ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंट का कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करें, थ्री टाइम्स हम कर रहे हैं साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट कितना होता है, इंट का साइज कितना होता है 2 बाइट, तो हम उसका 3 टाइम्स करके हम मैलोक में हम कर रहे हैं एलोकेट, ठीक है, एरे 1 में, सॉरी। अब इसी तरह एरे 2 में क्या कर रहे हैं, इसी तरह 3 ले रहे हैं इन टाइप का, ठीक है। ये कैलोक हो गया, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, मैलोक में जब हम करते हैं मेमोरी कैलकुलेशन, तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है, यहाँ पे जीरो है, ये तो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, कहीं जीरो जाता है, कहीं पे कोई पर्टिकुलर ऐसे ही रैंडमली कोई एड्रेस आता है, ठीक है। अब यहाँ कैलोग में क्या होता है, कैलोग में आता है आपका इनिशियलाइज टू जीरो, इसमें जीरो ही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके, ठीक, एरे 0, एरे 1, एरे 2, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ किया है मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे मेमोरी लिया है इसने, तो इसको हमने फ्री कर दिया, ठीक है, फ्री फंक्शन का यूज करके। चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से, कि व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर। पॉइंटर तो सुना कि ये तो एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू फ्रीड और इनवैलिड मेमोरी कॉजिंग अ एरर्स, ठीक है। फ्रीड का मतलब क्या हुआ, फ्रीड का मतलब होता है कि इसे खुला छोड़ देना, स्वतंत्र है, मतलब कि नहीं स्वतंत्र है कोई चीज़, ठीक है। इनवैलिड, जो कि इनवैलिड का मतलब ये वैलिड नहीं है, ठीक है, जो कि कॉजिंग एरर है, जिसके मतलब से, जिसके कारण से एरर भी आता है, ठीक है। चलिए हम इसका क्या देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं, ठीक है। डैंगलिंग पॉइंटर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 करके मैंने लिख दिया है, कोड और आपको नोट्स मैं सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक। ये रहा हमारा डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने डैंगलिंग पॉइंटर, प्रिंटफ आउटपुट लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए मैलोक की तरह क्या कर रहे हैं, पीटीआर वेरिएबल में हमने मैलोक का साइज ऑफ इन करके एक कर दिया, एक डाल दिया, मतलब कि 2 बाइट्स, ठीक है। अब इसी में हमने स्टोर कर दिया वैल्यू को 100 बिफोर फ्री,
पहले फ्री करने से पहले क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू जब प्रिंट कराते हैं तो एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है बिफोर फ्री इज 100, ओके। फिर यहाँ पे फ्री कर दिया हमने आफ्टर द फ्री डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएटेड, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। पीटीआर वेरिएबल में हमने इन टाइप का हमने क्या कर दिया, एक इंट लेता है 2 बाइट का हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी है, ठीक है। फिर इसी में हमने 100 डाल दी, जो मेमोरी हमने ली थी 2 बाइट से वहाँ पे 100 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 को प्रिंट करा दिया बताने के लिए, मतलब टाइम टू टाइम कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर वही जो एड्रेस है इसको हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। फ्री तो कर दिया, लेकिन अभी भी जो पीटीआर है, पीटीआर जो है वो जो हमने 100 मतलब जो फ्री किया था वो अभी भी इसको मतलब जो मेमोरी लिया था उसको वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है गाइस, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी जो बोलते हैं आफ्टर फ्री डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएटेड, ओके। चलिए, यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, रिटर्न द साइज इन बाइट्स ऑफ अ डेटा टाइप ऑफ आवर वेरिएबल, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज होता है जो हमारे जो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हैं, या फिर यूँ कहें कि वेरिएबल है। डेटा टाइप इंट हो गया, अभी मैंने आपको बताया 2 बाइट लिया था, उसमें तरह वेरिएबल होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, जो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें उसका साइज पता करना है तो हम जनरली किसका यूज करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, साइज ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। चलिए, तो ये रहा हमारा फंक्शन, इसमें हमने डाल दिया क्या, प्रिंटियम में हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 8 आउटपुट साइज ऑफ इंट, ठीक है। यहाँ लिख देना फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट क्या होता है, इंट का कितना होता है, इंट का कितना होता है 4 बाइट, ठीक है। देखिए 4 बाइट है, कहीं आपको 2 भी मिलेगा, ठीक है। इंट का होता है 2, कैर का होता है 1, और आपका फ्लोट का 4 एंड डबल का 8, ठीक है। तो आपको कहीं 2 भी मिलता है, कहीं पे आपको 4 भी मिलता है। ये आपका जो 64 बिट का जो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैर का मतलब, कैर कैर क्या बताया था आपको, कैर का बताया था 1, ठीक है। क्या आपका हो गया 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज रिकर्सन, ठीक है। रिकर्सन क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ यूजफुल फॉर प्रॉब्लम लाइक फैक्टोरियल, फिबोनाची एटसेट्रा। तो रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन इज ऑल अबाउट व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उस सिचुएशन में जो वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको ही कहते हैं रिकर्सन, ठीक है। इसका यूज हम जनरली करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जैसे कि फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची हो गया, और भी मतलब कई सारे प्रॉब्लम जैसी रिक्वायरमेंट जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रिकर्सन किस तरह से काम करता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा रिकर्सन का, ठीक है। तो यहाँ यन में हमने पास किया था 5, ठीक है, नीचे है। तो इफ यन इक्वल इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1, तो ये तो चलेगा ना, यन 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 5 इंटू 5 माइनस 1, ऐसे से मतलब फैक्टोरियल अपना पीछे 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू सॉरी 1 तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 तक जाएगा, वो अपना मल्टीप्लाई करता जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं आपको कोडिंग क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रिकर्सिवली कॉल करता है। मतलब आप ये समझिए कि ये जो फंक्शन है ना n-1 कर करके अपने इसी को बार बार कॉल कर रहा है यहाँ पे। तो आपको अभी यह समझना है, जब मैं कोडिंग क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको समझा दूंगा।
चलिए हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज स्ट्रक्चर और स्ट्रक्ट, ठीक है। अ यूजर डिफाइन ए डेटा टाइप दैट ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल टुगेदर, ठीक है। पहले बात यूजर स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब कि इसे यूजर ही डिफाइन करता है, ठीक है। यूजर अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, टास्क के अकॉर्डिंग में अपने आप मतलब डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, ठीक है। जो चाहे इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो यहाँ रहा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये रहा आउटपुट स्ट्रक्ट करके, स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो डेटा टाइप होता है उसको मतलब शॉर्ट में करते हैं स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट में क्या कर दिया हमने, स्टूडेंट स्टूडेंट करके हमने नाम लिख दिया उसका स्टूडेंट, और यस वन करके उसका लिख दिया, ठीक है। यस वन टाइप के उसके अंदर हमने क्या कर दिया, यस वन टाइप का एक इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, strcpy, ये क्या एक फंक्शन है जो कि कॉपी करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए ये cpy का मतलब क्या हुआ, कॉपी, ठीक है। s1 डॉट नेम, यहाँ पे क्या हो रहा है, s1 डॉट नेम, ठीक है। जो s1 इंस्टेंस बना है इसी में हम क्या कर रहे हैं, डॉट नेम में हम क्या डाल दे रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं। क्या कॉपी कर दे रहे हैं, ये जॉन कॉपी कर दे। तो ये सिंटेक्स है, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी तरह इस इंस्टेंस s1 डॉट एज में हमने एज नाम का बना दिया है, ठीक है। एज नाम का उसमें हमने इंस्टेंस बना के उसमें 21 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट करा दिया s1 डॉट नेम, s1 डॉट एज। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। स्टूडेंट में क्या लिख दिया, जॉन, s1 डॉट नेम, और यहाँ पे क्या है, s1 डॉट एज, ठीक है। चलो हम देखते हैं व्हाट इज यूनियन, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह एक यूजर डेटा टाइप्स होता है। देखिए लाइक ए स्ट्रक्चर बट ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, सेविंग स्पेस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की तरह ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, सेविंग स्पेस, ठीक है। ये जो लाइन है मैं आपको आगे एक क्वेश्चन है उससे रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप यूनियन कैसे लिखते हैं वो देख लो। प्रिंट में क्या लिख दिया, 11-12 क्वेश्चन, आउटपुट यूनियन ऐसे लिख दिया जैसे कि स्ट्रक्ट लिखते थे, फिर डेटा बना दिया, फिर डेटा में हमने क्या लिख दिया, डी नाम का इंस्टेंस लिख दिया, फिर डी1 डॉट आई करके वैसे ही कर रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर में किया था। फिर डी1 डॉट आई प्रिंट करा दिया, डी1 डॉट एफ, फिर यहाँ पे देखो 5 प्रिंट करा दिया है, 3.14 प्रिंट करा दिया, ठीक है। पर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा डिफरेंस क्या है, अब आगे मैं बताता हूँ। आगे क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है स्ट्रक्ट और यूनियन, ठीक है। ईच मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी, ऑल मेंबर शेयर मेमोरी वन एट अ टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना कि स्ट्रक्चर में आपका जो मेमोरी होता है हर इंस्टेंस के लिए, हर जितना भी इसके अंदर यूज होता है उसके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन वहीं बात करें आप एक पार्ट देख लेना, मैं भूल गया बताना, सॉरी। तो स्ट्रक्ट में आपने स्टूडेंट नाम को बनाया था वहाँ पे, तो कैर करके हमने नेम डिफाइन कर दिया इंस्टेंस का, और फिर इंड करके एज, फिर यूनियन में हमने डेटा कर दिया इंट आई फ्लोट या, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप यूज़ किए हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये हर इसके लिए अलग अलग स्टोरेज है, इसके लिए अलग स्टोरेज है। लेकिन इसमें क्या होता है जो सबसे बड़ा जो इसमें देखिए इंट का क्या उतना होता है, 4 होता है, और फ्लोट का कितना होता है, 4 का, अगर यहाँ पे 4 है तो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वही इसका क्या होता है, अगर कह दिया जाए इस डेटा ये कितनी मेमोरी ले रहा है, तो ये कितना होगा, इन सारे में जो सबसे ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे डबल होता है तो 8 बाइट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, हाईएस्ट होता है, उसी का मतलब कह सकते हो वो डेटा इतनी साइज ले रहा है, इसकी साइज इतना है। तो उसी साइज के अंदर ये दोनों चीज़ों एट ए टाइम, एक टाइम पे अपना मतलब वेरी करेंगे, एक ही मेमोरी एलोकेशन लेके 8 बाइट, अगर यहाँ पे 8 बाइट होता डबल होता
तो हम उसी को लेकर सारे के सारे जो हमने इंस्टेंस बनाए हुए हैं, आई एफ यहाँ पे हो गया, जितने भी इंस्टेंस बनाए वो उसी में वैरी करते हैं, जिसके कारण हमारा स्पेस क्या होता है, स्पेस बचता है। ठीक है, तो यही होता है। चलिए, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? ठीक है, a variable that retain its value across function calls and it's only visible within its scope। तो क्या होता है, a variable that retain its value across function call। ठीक है, तो मैं आपको इसको क्या करता हूँ, थ्योरी ना करके कोड दिखाता हूँ। ठीक, स्टैटिक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, स्टैटिक करके हमने लिख दिया। ठीक है, ये आपका जनरली इसी तरह लिखा जाता है। देखिए, स्टैटिक कर देंगे हम, इसको क्या बनाना चाहते हैं, स्टैटिक के रूप में। ठीक है, इंट कर दिया। ठीक है, इंट टाइप करेगा, 0 कर रहे स्टोर। ठीक है, काउंट वेरिएबल का नाम लिख दिया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, ये 1 आएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 13 दे दो, स्टैटिक वैल्यू 1 पे क्या होगा, ये 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ, यही देखिएगा ध्यान से, ये रहा हमारा फंक्शन को फिर कॉल कर रहे हैं, तो ये स्टैटिक करके फिर से काउंट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करता है, पीछे जो वैल्यू रहती है उसको वो क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो 2 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर यही स्टैटिक नहीं होता ना, तो आपका क्या प्रिंट होता है, यहाँ 1 प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ भी 1 प्रिंट होता है। ठीक है, तो यही है। व्हाट आर स्टोरेज क्लासेस? अब हम देखते हैं स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, टास्क होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे डेटा की ज़रूरत होती है जो पर्टिकुलर स्कोप पे वेरी करे, फिर बाद में इसको हम ग्लोबली कर सकें, कभी कभी हम लोकली इसको एक्सेस कर सकें प्रोग्राम में। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सिनेरियो में हम इस तरह के स्टोरेज क्लासेस को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट स्कोप, स्कोप क्या है, विजिबिलिटी क्या है, लाइफ टाइम क्या है। ठीक है, मतलब इन सब अगर फैक्टर्स पे हमें काम करना है, हमें रिक्वायरमेंट है, तो जनरली हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी स्टैटिक का यूज़ किया था ना, तो इसी तरह रहता है। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। ऑटो का स्कोप होता है लोकल, रजिस्टर का भी लोकल होता है, स्टैटिक का लोकल, ग्लोबल, एक्शन का ग्लोबल, लाइफ टाइम थिंग, ब्लॉक एंड स्टिल ब्लॉक, वोल प्रोग्राम, कीवर्ड, लोकल वे स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर में हमारा रिटेन्स वैल्यू आफ्टर ब्लॉक एंड्स, ब्लॉक के एंड होने के बाद, एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल अक्रॉस फाइल्स। ठीक, चल हम देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक का क्या मतलब हुआ, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेक ब्रेक क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, पहले ब्रेक होता है कीवर्ड। जब भी इंटरव्यू में पहले पूछे आपको क्यों नहीं बताना है एग्जिट लूप लाइक दिस, आपको बताना है ब्रेक इज अ कीवर्ड, पहला चीज। ठीक है, चल एग्जिट लूप स्विच इमीडिएटली। ठीक है, ये क्या करता है, एग्जिट करता है, जैसे ब्रेक आ गया, जैसे ब्रेक कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया, जैसे हमने इस्तेमाल किया, वो उस लूप में, जो लूप जिसमें वो चीज़ चल रही है, उसको वो उससे वो बाहर चला जाएगा, उसका जो एक्सेस है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसी समय उससे बाहर चला जाएगा। मतलब कि उसके बाद अगर कोई टास्क लिखा होगा उस लूप के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कोड, इट्स ऑल अबाउट कोड है। ठीक है, कभी भी कोई भी प्रैक्टिस भी करना ना इसके इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो आप कोड के थ्रू करो। कोड के थ्रू अगर समझ लिए कोड करके, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी भाषा में। ठीक है, ये रहा आपका ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, प्रिंट या 15 आउटपुट। ठीक है, फॉर लॉग का यूज कर दिया। ठीक है, आई इक्वल टू 1 कर दिया, 1 से 5 से कम 5 के बराबर तक कर रहे हैं, 1 है, ये दोनों कंडीशन तो होगा नहीं। ठीक है ना, 3 ना 5, आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, जो कि यहाँ देखो प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ 1 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हुई है, 2 हो गया, ये भी 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, फिर 2 है आपका प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया, फिर 3 हो गया, 3 पे क्या होगा, यहाँ पे 3 मैच किया। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, अब देखो कंटिन्यू का मतलब क्या, थ्योरी में क्या बताया मैंने, स्किप द नेक्स्ट लूप इटरेशन।
ये जो नेक्स्ट है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर ये सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये सीधे फिर यहाँ आ जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से फिर ये चेक होगा, 4 से यहाँ चेक होगा, तो ये तो सही है कंडीशन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, चलो 4 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर 5 ये सही है, इक्वल है, ठीक है। ये भी नहीं मैच कर रहा, लेकिन ये मैच कर रहा है। जैसे ये मैच किया, ब्रेक का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो क्या बताया था मैंने, एग्जिट लूप स्विच इमीडिएटली। उस लूप को, ब्रेक है ना, इसको, ये जो लूप है ना, ये तो लूप ही है, लूप को एग्जिट करेगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका, ठीक है। तो सर यही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैं सर अभी तो नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा काम पड़ गया। खैर ये क्वेश्चन है इसके, ठीक है। एंड थैंक यू सर। और मैं कोड और जो ये पीपीटी होता है, मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं ग्रुप बना के स्टूडेंट से वेरी करूँगा चीज़ों को, उनको क्वेश्चंस को, उनको पोस्ट डालना। यूट्यूब पे जब मैं चलाता था, चैनल पे काम करता, तो वहाँ भी मैंने अराउंड 82 वीडियोज़ डाले हैं, और अराउंड 60 पीपीटी पे काम किया है, और अराउंड 150 पोस्ट डाले थे। पोस्ट क्या रहते थे, पोस्ट में मैं क्वेश्चन, जब भी कोई वीडियो खत्म होता उससे रिलेटेड पोस्ट डालता था। और कोड होता था, कोड का मैं हमेशा इमोजी ऐड करके मैं सिखाता था स्टूडेंट्स को, और मैं कमेंट कर देता था। और पीपीटी और अगर वेरी करती है चीज़ें आपके साथ, तो मैं पीपीटी मैं स्टूडेंट को देता ही हूँ, पीपीटी करके मैं दे दूँगा, जिसमें इमोजीज रहेंगे, उनको आसानी से चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इमोजीज पसंद नहीं है हालांकि, तो मैं उनको अलग से विदाउट इमोजीज नोट्स कोड भी प्रोवाइड करा दूँगा। एंड आई होप कि सर आपको ये सारी चीज़ें, मेरा जो डेमो अच्छा लगा होगा। ये देखिए मैंने और क्वेश्चन किए, लेकिन काम पर गया था। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सर।